हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का निर्माण और स्रोत पढ़ेंगे हम इस पार्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि संविधान सभा की मांग। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई, क्योंकि संविधान बनेगा तो उससे पहले एक ऐसी सभा चाहिए जिसने संविधान बनाया हो। तो संविधान सभा की मांग के बारे में हम कुछ चीजें पढ़ेंगे। देखो, भारत में संविधान सभा गठन करने का जो विचार है वो सबसे पहले एम.एन. रॉय ने सन 1934 में रखा था। एम.एन. रॉय जो हैं ये आपके वामपंथी आंदोलन के एक बहुत बड़े नेता थे। 1935 में क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग करी कि ऑफिशियली उन्होंने ये डिमांड करी कि भारत का जो संविधान सभा है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसका गठन किया जाए। 1938 में कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार यानी कि जो व्यक्ति एडल्ट है वो क्या कर सके, वोटिंग कर सके, उसके द्वारा यानी कि एडल्ट वोटिंग द्वारा चुनी गई संविधान सभा के द्वारा संविधान के निर्माण की बात की। किसने करी? जवाहरलाल नेहरू ने करी। कब करी? 1938 में करी। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अंत में क्या हुआ, फाइनली जो ब्रिटिश सरकार है उसने इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार भी कर लिया और इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जिसमें इस मांग को स्वीकार किया गया। ठीक है, ये अगस्त प्रस्ताव के बारे में हम जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ब्रिटिश सरकार ने क्या करा, 1942 में एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा। ये जो क्रिप्स मिशन था इसके केवल एक ही सदस्य थे जो थे स्टैफोर्ड क्रिप्स, वो इस मिशन के अध्यक्ष भी थे। ये जब भारत आया आपका क्रिप्स मिशन तो इसका मेन था कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेट का क्या करेंगे, दर्जा प्रदान कर देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, वो विभाजन चाहती थी, पाकिस्तान चाहती थी, इसीलिए उसने क्या करा, इस जो क्रिप्स मिशन है उसे अस्वीकार कर दिया, ठीक है। अब देखो संविधान सभा का गठन फिर कैसे हुआ। अब 1942 में जो आपका क्रिप्स मिशन आया वो तो असफल हो गया। फिर 1946 में आया आपका कैबिनेट मिशन। तो अंग्रेजों ने क्या करा, कैबिनेट मिशन भारत भेजा। इसके 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस, ठीक है। ये पैथिक है, पैथिक लॉरेंस। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया, इसके सदस्य कौन कौन थे और इसके अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष थे आपके पैथिक लॉरेंस, ठीक है। अब कैबिनेट मिशन ने जो सुझाव दिए उसके तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कर दिया गया। इस योजना की कुछ विशेषताएं थी। अब इस योजना की क्या विशेषताएं थी, उसमें क्या क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि संविधान सभा के जो कुल सदस्यों की संख्या है वो कितनी होगी, 389 होगी, जिसमें आपके 296 क्या होंगे, प्रांतों के मेंबर्स होंगे, जिसमें आपके 292 प्रांत होंगे। देखो ये वो प्रांत थे जो कि ब्रिटिशर्स के अंतर आते थे, ठीक है। प्रांत को इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोविंसीज। तो जो ये आपकी 296 प्रोविंसीज थी उसमें से 292 आपकी नॉर्मल प्रांत थे और 4 थे आपके चीफ कमिश्नर प्रांत। ये जो चीफ कमिश्नर प्रांत है इनके नाम याद रखना, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग आपका कर्नाटक में है, बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में है और 93 देसी रियासतें। तो इन सब की सीटों को मिलाकर टोटल कितने सदस्य होने चाहिए, 389। अब इनको सीटें कैसे आवंटित करी जाएंगी, तो प्रत्येक प्रांत और देसी रियासत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में क्या करी जाएंगी, सीटें आवंटित की जाएंगी। यानी अगर हम मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो 10 लाख में एक सीट क्या करी जाएगी, आवंटित की जाएगी, ठीक है, उस प्रांत को, एक प्रांत को। तो जितने उसके 10 लाख, जैसे 30 लाख अगर किसी में तो 3 सीटें आवंटित हो गई, इस हिसाब से मोटा मोटा अनुमान था। अब प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी संख्या के अनुपात में किया जाना था। यानी जो सीटें हैं ना उसमें सीटें उनकी जो आपके समुदाय हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी जो जनसंख्या है उसके अनुपात में करा जाना था। यानी मुस्लिमों की जनसंख्या कितनी है, सिखों की जनसंख्या कितनी है, और ऐसे व्यक्ति जो ना तो मुस्लिम है ना ही सिख है वो सब किस में आ गए,
सामान्य में आ गए, यानी सामान्य में आपके कौन कौन आ जाएंगे, आपके हिंदू हो गए, जैनी हो गए, ये सब आपके किस में आ जाएंगे, बौद्ध धर्म को जो मानते हैं वो सारे आप किस में आएंगे, आपके सामान्य में आ जाएंगे। ठीक है, तो इनके बीच जो भी जनसंख्या का अनुपात था उस हिसाब से क्या करना था, सीटों को आवंटित करना था। ठीक है, तो देखो इसमें से आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें से आपके क्वेश्चन बन जाएगा कि कैबिनेट मिशन कब आया, इसके सदस्यों के नाम क्या क्या थे, वो आपको नाम पता होना चाहिए, अध्यक्ष कौन था वो ध्यान रखना, और संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो कब हुआ, नवंबर 1946 में हुआ संविधान सभा का गठन, और प्रांत कितने थे, और ये चीजें याद रखें कि 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे। कौन कौन से थे चीफ कमिश्नरी प्रांत, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान। कुर्ग आपका कहाँ है, कर्नाटक में, बलूचिस्तान का आपका पाकिस्तान में। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न से बनेंगे। अगला है, फिर आगे है आपका कि जो प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होना था। तो इनका जो चुनाव होगा वो उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, और इसमें किसका यूज किया गया, इन्होंने किस पद्धति का यूज करा, उन्होंने एकल संक्रमणीय पद्धति का और समानुपातिक प्रतिनिधित्व का। ठीक है, देखो एकल संक्रमणीय पद्धति क्या होती है कि इसमें आप क्या करते हो, इसे हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें आप जो वोटिंग करते हो वो आप, जैसे मान लो अगर 3 कैंडिडेट है ए बी सी, तो इसमें आप क्या करोगे, सिर्फ एक को वोट नहीं दोगे कि अगर आपका फेवरेट कैंडिडेट ए है तो आपने ए को वोट कर दिया, आप क्या करोगे, प्रेफरेंस बताओगे। ठीक है, तो जब हम इसे प्रेफरेंस बताएंगे, प्रेफरेंस के द्वारा आप दोगे कि आपको चलो सी पहले नंबर पे पसंद है तो सी, 2 ऐसे 3, तो इसमें क्या होता है, जो इनके वोट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके ट्रांसफर होते जाते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगी आपको, जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगी ना उस समय आपको एकल संक्रमणीय जो मत होता है वो एकदम आपको डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, अब देखो समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है कि इसमें मतदाता क्या करता है, पार्टी को वोट देता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को वोट नहीं देगा, किसे वोट करेगा, वो पार्टी को वोट देगा, और हर पार्टी को जो प्राप्त मत होते हैं उसके अनुपात में उसको कितनी सीटें मिलेंगी ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जिस पार्टी के पास जितने ज्यादा मत होंगे उसको उतनी ज्यादा सीटें दी जाएंगी, फिर वो अपने प्रतिनिधि क्या करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रोसेस चलता है आपका समानुपातिक प्रतिनिधित्व। अब देखो दूसरा है कि देशी रियासत के प्रतिनिधि कैसे चुने जाएंगे, तो ये एकल संक्रमणीय पद्धति और समानुपातिक प्रतिनिधि, इसके द्वारा तो चुने जाएंगे आपके ब्रिटिश प्रांतों में। ठीक है, प्रतिनिधि। अब जो देशी रियासतें वो क्या करेंगी, वो नॉर्मली अपने वहां से क्या करेंगी, जो भी उनकी रियासतें हैं उसमें से वो नॉमिनेट कर देंगी। ठीक है, वो खुद अपने चुनाव कर सकती है, उनके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। अब संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से क्या हो गई, नामांकित निकाय थी। ठीक है, नामांकित कौन थे, जो देशी रियासत के प्रतिनिधि थे वो नामांकित थे, और जो बाकी ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि थे वो आपके चुने गए। अब संविधान सभा के लिए चुनाव कब किया गया, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ आपका जुलाई अगस्त 1946 में, जिसमें देखो 296 जो सीटें थी उसमें से 208 सीटें किसको प्राप्त हुई, कांग्रेस को प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और जो अन्य आपके जो लोग थे या निर्दलीय जो लोग थे उनको 15 सीटें प्राप्त हुई। देशी रियासतों की जो 93 सीटें थी वो नहीं भरी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, इस समय संविधान सभा से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया। ठीक है, 1946 में। आगे देखो संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब संविधान सभा जब गठित हो गई तो कैसे उसने कार्य किया, उसका काम कैसे चला। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। अब जब इनका प्रथम अधिवेशन हुआ, पहली जो इनकी बैठक हुई उसमें इन्होंने एक अध्यक्ष चुना। अब ये जो अध्यक्ष चुने वो उन्हें अस्थायी रूप से चुने कुछ समय के लिए, जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो यहीं से आपका प्रश्न आ जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, तो किसे चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और इन्हें तब तक ये अध्यक्ष रहे जब तक कि स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर लिया गया। ठीक है, अब मुस्लिम लीग ने क्या किया, पाकिस्तान की मांग को लेकर संविधान सभा का बहिष्कार किया। इसीलिए बैठक में केवल कितने सदस्यों ने भाग लिया, 211 सदस्यों ने भाग लिया। ठीक है, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे वो संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं हुए। अब फिर क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया, और 2 उपाध्यक्ष बने आपके HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। ठीक है, तो इन दोनों के नाम याद रखना। सबसे पहले ये याद रखना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष थे। कब बने, 11 दिसंबर 1946 को बने। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को आपके क्या करे, स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, और कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 2 उपाध्यक्ष बने, कौन कौन, HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी।
ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखो ये जो आपकी संविधान सभा थी ना, उसमें लगभग सभी जो समुदाय थे उसके सदस्य शामिल हो गए थे, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल, भारतीय, ईसाई भी थे, एससी एसटी भी थे और महिलाएं भी थी। ठीक है, महात्मा गांधी को अगर महात्मा गांधी को अपवाद मान ले तो उसके अलावा जितने भी उस समय कांग्रेस के या कोई भी आपके पूरे भारत के उस समय जो बड़े बड़े नेता थे वो सभी क्या थे, संविधान सभा में सम्मिलित थे लगभग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसके उद्देश्य प्रस्ताव की, कि जब संविधान सभा का गठन हो गया, अब उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव प्रपोजल रखा गया कि कैसे संविधान बनाया जाएगा, क्या क्या होगा, तो वो देखो। तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, कि हमारा उद्देश्य क्या है, हम कैसे कैसे काम करेंगे। तो इसमें क्या था, संवैधानिक संरचना और ढांचे, और कैसा संविधान का संरचना बनेगी, उसका ढांचा कैसा होगा और उसमें क्या फिलॉसफी होगी, उसकी क्या थी एक उनका जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसमें सब कुछ एक उसका प्रस्तावना टाइप की थी। ठीक है, सब कुछ आपको उसमें देखने को मिलेगा। अब देखो इस प्रस्ताव को कब स्वीकार कर लिया गया, 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और ये जो प्रस्ताव है, इसी प्रस्ताव ने आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना के निर्माण में और उसके स्वरूप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। आगे देखो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग है वो बिल्कुल भी मान नहीं रही थी। उसका कहना था कि भारत का बंटवारा करो, और किस आधार पे, धर्म के आधार पे बंटवारा चाहती थी। लेकिन बाकी लोग क्या चाहते थे, धर्म के आधार पर बंटवारा नहीं चाहते थे। तो थक हार के लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया 1947 में, और माउंटबेटन योजना आई 3 जून 1947 को। क्या आई, माउंटबेटन योजना आई। तो माउंटबेटन योजना आई जिसने क्या करा, भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसमें भारत को 2 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव था, किस आधार पर, धार्मिक आधार पर, कि जो आपके मुस्लिम है उनके लिए क्या बनेगा, पाकिस्तान बनेगा, उनको पाकिस्तान वाला हिस्सा दे दिया गया आपका। और जो आपका बांग्लादेश अभी है वो भी क्या था, पहले पाकिस्तान में शामिल हो गया। तो जब माउंटबेटन योजना आ गई, उसको स्वीकार कर लिया गया। तो उसको स्वीकार करने के बाद जो देसी रियासत के प्रतिनिधि थे वो भी क्या होने लगे, फिर इस संविधान सभा में वो शामिल होने लगे, और उन देसी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए जो रियासतें भारतीय हिस्से में आई। और भारतीय हिस्से के जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो भी क्या हुए, फिर संविधान सभा में शामिल हुए। ठीक है, और जो लोग मुस्लिम लीग के सदस्य थे और वो पाकिस्तान के एरिया में आते थे तो वो लोग क्या हुए, वो फिर देश से चले गए, अब देश का बंटवारा हो गया। ठीक है, चलिए अब क्या हुआ, मुख्य रूप से इसमें 3 परिवर्तन हुए। ठीक, क्या क्या परिवर्तन हुए जो 1947 का, इसमें क्या हुआ कि सभा को, ये जो आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया ना 1947 में, उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए अब उनको देखेंगे। ठीक है, तो 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई जिसने क्या करा, भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया, भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो दोनों स्वतंत्र हो गए। तो अब इस अधिनियम जब ये आया तो फिर क्या हुआ, कई सारे परिवर्तन हुए। वो क्या परिवर्तन हुए कि सभा को, जो संविधान सभा थी आपकी, उसे क्या किया, कंप्लीटली संप्रभु निकाय यानी कंप्लीटली सोवेरियन बॉडी बना दिया गया, जो क्या कर सकती थी, स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। ठीक है, और संविधान सभा की एक विधायिका भी बनाई गई। इससे पहले जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो उससे पहले संविधान सभा क्या कर रही थी, केवल संविधान बनाने का कार्य करी थी। लेकिन अब देश आजाद हो गया है तो उसे क्या करना है, कानून भी बनाना है। तो अब संविधान सभा के 2 कार्य हो गए, एक कार्य था उसका संविधान निर्माण करना और एक कार्य था उसका आम कानून बनाना। तो संविधान सभा क्या करती थी, एक दिन संविधान बनाती थी, एक दिन आम कानून, एक दिन वो विधायिका की तरह कार्य करती थी, एक दिन वो संविधान बनाने की तरह कार्य करती थी। ठीक है, तो संविधान सभा आप कह सकते हो कि भारत की क्या थी, प्रथम संसद बन गई इस प्रकार। अब देखो, जब सभा क्या करती थी, संविधान बनाने का कार्य करती थी, तो तब इसकी अध्यक्षता कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी हमने पढ़ा था। लेकिन जब वो विधायिका यानी कि कानून बनाने का कार्य करती थी, तब इसके अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, जीवी मावलंकर। तो याद रखना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी जब संविधान सभा संविधान बनाने का काम करेगी तो अध्यक्ष कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब वही संविधान सभा विधायिका की तरह कार्य करेगी यानी कि वो आम कानून बनाएगी, तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन होंगे, जीवी मावलंकर। ठीक है, पाकिस्तान बनने के कारण क्या हुआ, मुस्लिम लीग के जो सदस्य उनका विभाजन हो गया, अभी मैंने बताया। तो कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई, 299, और भारतीय प्रांत इसमें 229 थे, देसी रियासतें कितनी रह गई, 70 रह गई।
ठीक है। अब है संविधान सभा ने कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मई 1900, देखो इसमें हर एक लाइन से आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, तो ध्यान से सुनना। देखो याद करने वाली चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, कहीं पर लिखकर चिपका लेना, डेली उसको रिवाइज करना, तो आपको क्या होंगी, ये चीजें याद हो जाएंगी। तो मई 1949 में क्या हुआ, राष्ट्रमंडल, देखो कॉमनवेल्थ आपको पता ही है, कॉमनवेल्थ उन देशों का समूह है जिन पर ब्रिटिश साम्राज्य के जो कभी उपनिवेश रहे थे, कॉलोनीज जहां ब्रिटिश साम्राज्य की थी, मैं मतलब एक तरीके से कह लो गुलामी के प्रतीक के रूप में जो कॉमनवेल्थ है ना, उसमें वो सारे देश हैं कि वो कभी ब्रिटिश के गुलाम रहे थे। तो वो कुछ कंट्रीज बाहर भी हैं, उन्होंने कॉमनवेल्थ का पार्ट नहीं बनी, लेकिन मई 1949 में भारत ने क्या करा, कॉमनवेल्थ में अपनी सत्यता का सत्यापन किया, सदस्यता ली उसकी। अब 22 जुलाई 1947 को क्या किया, राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया गया संविधान सभा द्वारा। 24 जुलाई 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत। अब देखो राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जनगण मन, किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। कब अपनाया गया, 24 जुलाई 1950 को। ठीक है, देखो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों ही आपके 1950 को अपनाए गए हैं। राष्ट्रीय गान अपनाया गया 24 जुलाई को और राष्ट्रीय गीत अपनाया गया 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी यानी 26 जनवरी से पहले 2 दिन पहले आपके क्या अपना लिया गया था, राष्ट्रीय गीत। और राष्ट्रीय गीत क्या है हमारा, वंदे मातरम। किसने लिखा है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, याद रहेगा ना। और क्या हुआ, और 24 जनवरी 1950 को जिस दिन राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुन लिया गया। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो संविधान 2 साल 11 माह और 18 दिनों में पूरा हुआ। एक क्वेश्चन बड़ा ही कॉमन है, कई बार पूछ लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन भी है कि संविधान सभा को पूरा करने में कितना समय लगा, तो कितना समय लगा, 2 साल 11 माह 18 दिन। इस समय काल में संविधान की कितनी बैठकें हुई, लगभग 11 बैठकें हुई और 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया, उनको पढ़ा गया कि वहां के संविधान कैसे चलते हैं, और जो संविधान सभा को अच्छा लगा, उसे लगा कि हमें भी उसे अपने संविधान में शामिल करना चाहिए, उन चीजों को, उन बातों को संविधान सभा ने भारत के संविधान में शामिल करा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। तो याद रखना संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950। देखो बड़ी ही इंपॉर्टेंट डेट है 24 जनवरी 1950। इसी दिन 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए। तीन महत्वपूर्ण कार्य हुए। क्या क्या हुए, एक तो इस दिन संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए, राष्ट्रीय गीत चुना गया और राष्ट्रीय गीत को अपना लिया गया, राष्ट्रीय गीत को अपना लिया गया। ठीक है, तो 3 बातें हुई, याद रखना। 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में किसने काम करा, संविधान सभा ने काम करा। ठीक है, तो जब तक नए चुनाव होकर नई सरकार नहीं बन गई, तब तक 26 जनवरी 1950 जिस दिन भारत में संविधान लागू हुआ, भारत एक गणतंत्र बना, उस दिन से लेकर नई सरकार बनने तक भारत की संसद के रूप में किसने कार्य किया, संविधान सभा ने कार्य किया। ठीक है, चलिए अब देखो संविधान सभा ने अब इतने सारे कार्य किए, तो उसने क्या करा, कई सारी समितियां बनाई। वैसे तो कई सारी बड़ी छोटी समितियां थी, लेकिन ये 3 समितियां बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। देखो संघीय संविधान समिति जो है वो किसने बनाई, उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि पूरे संविधान का ड्राफ्ट बनाने वाली थी वो कमेटी। उसके अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब देखो इस जो प्रारूप समिति है, इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को हुआ। ठीक है, इस समिति का क्या काम था कि नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई, ड्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी दी गई, तो ये हो गई आपकी ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीजें याद रखना। वैसे तो बहुत सारी बड़ी छोटी समितियां थी, कार्य संचालन समिति थी, सदन समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, मूल अधिकार उप समिति, अल्पसंख्यक समिति, प्रक्रिया नियमित समिति, लेकिन इतनी सारी समितियां आपसे नहीं पूछी जाती हैं। जो आपसे मेन पूछी जाती है वो मैंने आपको बता दी है। अब देखो संविधान को पढ़ा गया, वो संविधान को 1 2 3 बार पढ़ा गया। तो संविधान में क्या हुआ, जब संविधान को तीसरी बार जब पूरा इसको बनाकर तीसरी बार जब इसको पढ़ा गया, संविधान सभा में पढ़ा गया, तो अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो वो प्रस्ताव क्या था, उस प्रस्ताव का नाम था द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास। ठीक है, ये उसका नाम था, याद रख। देखो संविधान सभा ने जो पहली बार
संविधान का प्रारूप पेश किया था वो किया था आपका 4 नवंबर 1948 को। ठीक है, जब इसे संविधान में पहली बार पढ़ा गया तो किस दिन पढ़ा गया? 4 नवंबर 1948 ईस्वी को पढ़ा गया। और फिर क्या हुआ, इस पर जो संविधान सभा में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया तो इस पर फिर आम चर्चा हुई, जो भी संशोधन होने थे वो सारी चीजें हुई। फिर दूसरी बार भी इसको पढ़ा गया, फिर फाइनली क्या हुआ, तीसरी बार इसे पढ़ा गया और प्रस्ताव को फिर पारित कर दिया गया। और इस प्रस्ताव को कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया। ठीक है, और जिस दिन ये पारित हुआ उसी दिन संविधान के कुछ भाग लागू कर दिए गए, जैसे कि नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद इत्यादि। पूर्ण रूप से संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इस प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था? पारित कर दिया गया था, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब देखो, जब हमारे संविधान की संरचना हुई उस समय हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां यानी कि 8 शेड्यूल थी। ठीक है, मूल अनुच्छेद या जो धाराएं हैं वो संविधान में आज भी 395 ही है, लेकिन इसमें क्या हुए हैं, कई सारे खंड जुड़ गए हैं, तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी हो गई है? 448 हो गई है। वैसे आपसे कभी अनुच्छेदों की संख्या नहीं पूछता है। मूल संविधान में भाग कितने थे? 22 भाग थे। और कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। याद रखना, अभी कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है। ये प्रश्न पूछा जाता है, भाग या अनुसूची को लेकर वो प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन कितने अनुच्छेद है वो नहीं पूछता। ठीक है, जो बेसिक अनुच्छेद है वो आपके 395 ही है, बस उसके इन्हीं अनुच्छेदों के अंदर क्या करे हैं, और अनुच्छेद बढ़ा दिए गए हैं, जो भी संशोधन हुए हैं। ठीक है, अब देखो, भारतीय संविधान जब बना तो हमने क्या किया, अभी हमने पढ़ा था कि हमने बहुत सारे लगभग 61 देशों का संविधान क्या करा, उस समय संविधान सभा ने स्टडी किया। तो उनको स्टडी जब उसने किया तो जहां जहां वो संविधान, जो जो देश के संविधान से उन्हें चीजें अच्छी लगी, वहां से क्या क्या संविधान में वो चीजें जोड़ दी गई। तो अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कौन से। तो भारतीय संविधान का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है भारत शासन अधिनियम 1935। ये जो अधिनियम है, हमारे संविधान का अधिकांश हिस्सा इसी अधिनियम से लिया गया है और इसे लघु संविधान भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय शासन अधिनियम को क्या कहते हैं? लघु संविधान भी कहा जाता है। इससे मुख्य रूप से हमने क्या लिया है? संघीय तंत्र लिया है, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध और प्रशासनिक विवरण। ब्रिटेन के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? देखो, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया और एकल नागरिकता, ये हमने कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनात्मक। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कहां से ली है? ब्रिटेन के संविधान से ली है। इंग्लिश वाले बच्चे नीचे देख लेंगे, सेम आपका यही ट्रांसलेशन है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है? मूल अधिकार। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मूल अधिकार कहां से लिया है? कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। और ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है जो इंपॉर्टेंट है? वो है आपका संसदीय शासन और एकल नागरिकता। ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या लिया है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से जो हटाए जाना है या उसकी प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी हमने कहां से लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो जिनमें मैं गोले गोले करते जा रही हूँ वो आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो तो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, उनको याद कर लेना। ठीक है, अब देखो, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या लिया है? ये आपका इंपॉर्टेंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, जिसे हम एकल संक्रमणीय पद्धति कहते हैं, या राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन है, ठीक है, नामांकन की जो तरीका होता है वो भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के संविधान से लिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन जो है वो भी हमने कहां से लिया है? कनाडा के संविधान से लिया है। देखो, जर्मनी का जो संविधान है, वाइमर संविधान, उससे हमने क्या लिया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो कर दिया जाता है वो हमने कहां से लिया है? जर्मनी से लिया। या जो आपातकाल होता है ना आपका, आपातकाल इमरजेंसी जो लगाई जाती है वो भी आपने कहां से लिया है?
जर्मनी से लिए। अच्छा देखो, इसको याद करने की एक अच्छी सी ट्रिक है, मतलब मेरे को तो इसी से ध्यान में रहता है कि जर्मनी आपका हिटलर से रिलेटेड है, तो हिटलर क्या करेगा, अगर हिटलर होगा तो वो सब जगह अपनी चलाएगा, एक तरीके की इमरजेंसी हो गई, उसके अलावा और किसी की नहीं सुनेगा। तो वैसा ही कुछ, मतलब ऐसा कोई इनमें कोई रिलेशन नहीं है, बट आप ऐसे याद रख सकते हो कि आपातकाल जर्मनी। ठीक है, चलिए अगला है सोवियत संघ का जो संविधान है, वहां से हमने क्या लिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य लिया है हमने। ठीक है, और प्रस्तावना में जो न्याय का आदर्श है वो भी हमने कहां से लिया है, सोवियत संघ के संविधान से लिया है। देखो फ्रांस के संविधान से हमारे संविधान में क्या क्या लिया गया है, गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के जो आदर्श है वो हमने कहां से लिए हैं, फ्रांस से लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने क्या लिया है, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने कहां से ली है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल याद रखना। और राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो हमने कहां से लिया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। जापान के संविधान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, आशा करती हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।